हेलो एंड वेलकम बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मार्केट की बात नीत के साथ। पहले तो कल से शुरू हुए नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको सुख और समृद्धि प्रदान करे। कल यानी कि 17 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक और डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो ये है एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर रिजल्ट जो उन्होंने कल बीएसई और एनएसई में अपलोड किया है। कोई भी बैंक के बारे में अगर बात करें तो उनकी कोर इनकम इंटरेस्ट अर्न होता है और एक्सपेंस उसका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होता है। पहले तो ये बता दो कि रुपीस इन लैख है, सो अपन को इसी पर्पस के लिए पीछे के दो डिजिट निकाल दूंगा तो वो रुपीस इन करोड़ में हो जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो उन्होंने टोटल इंटरेस्ट 29,976 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है, जो सितंबर क्वार्टर 2019 के हिसाब से तो बड़ा है, परंतु पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। और अदर इनकम के बारे में बात करें तो वो दोनों क्वार्टर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जो कि वैसे तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि मेन कोर इनकम बढ़े तो ही वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। आइए बात करते हैं उनके प्रेजेंटेशन जो उन्होंने एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो इस क्वार्टर में 15,776.4 करोड़ थी, जो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 16.7% के हिसाब से बढ़ी है। लास्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 2 ऑफ 1920। ये नेट इंटरेस्ट इनकम हर बार करीबन हमने हर बार देखा है कि 20% के आसपास बढ़ती है। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,813.8 करोड़ था, जो करीबन 18.1% के हिसाब से बढ़ा है। और ये भी इनका फिगर हर बार 20% के ऊपर ही रहता है, क्योंकि ये अभी कोरोना के कारण थोड़ा स्लगिशनेस है मार्केट में और इकोनॉमी में, तो ये फिर भी अच्छे नंबर माने जाएंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 7,513 करोड़ है, जो 18.8% के हिसाब से बढ़ा है। आइए बात करते हैं टोटल डिपॉजिट के बारे में। टोटल डिपॉजिट भी अच्छी खासी बढ़ी है 20.3% के हिसाब से। ये फिगर वैसे तो बहुत कम है, परंतु अगर देखे जाए तो अभी सेविंग और करंट इंटरेस्ट और बैंक एफडी इंटरेस्ट बहुत कम होते जा रहे हैं, फिर भी लोगों का इस पे झुकाव देखना बहुत अच्छी बात। अभी बात करते हैं टोटल एडवांसेस के बारे में, जो करीबन 15.8% के हिसाब से बढ़ी है। अगर देखने जाए तो टोटल डिपॉजिट 20% के हिसाब से बढ़ी है, पर टोटल एडवांसेस 15% के हिसाब से बढ़ी है। ये इसमें अपन देख सकते हैं या तो बैंक ने कम लोन दे पाई है या फिर बैंक को लोन देने में थोड़ी हिचक रही है कि क्रेडिट वर्दीनेस देखने जाए तो सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस नहीं दिख रही होगी। और बैंक की बैलेंस शीट भी रोबस्ट बढ़ी है, करीबन 21% से बैंक की बैलेंस शीट बढ़ी है। अभी देखते हैं कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बैंक का करीबन 4.1% रहा, जो पिछले क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में 4.3% था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखे तो बहुत ही बढ़िया है, 19.1% है। ग्रोस एनपीए को भी छोड़ देते हैं। कासा रेशियो बहुत ही बढ़िया है। कासा रेशियो यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जो सबसे कम इनका एक्सपेंस होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो कोई उनको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को बहुत ही कम होता है। और ये कासा रेशियो जितना ज्यादा उस बैंक के लिए उतना ही अच्छा रहता है, तो कासा रेशियो 42% बहुत अच्छा माना जाएगा। और टोटल ब्रांचेस करीबन इनकी अभी 5,430 है। तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं बैंक की न्यूज रिलीज के बारे में, जिसमें थोड़ी बहुत अनकही बात जानी जा सकती है। जैसे कि पहले बताया कि कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका इस क्वार्टर में 4.1% था। और दूसरी बात जो एक अच्छी बात कही जाएगी कि उनका तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इस क्वार्टर में 36.8% रहा, जो सितंबर 19 के क्वार्टर में 38.8% था।
तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो होता है कि अगर 100 रुपए उनको इनकम कमानी है तो कितना कॉस्ट इनकम करना पड़ेगा, तो वो रेशियो बताता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। और ये दूसरे बैंक के हिसाब से भी बहुत कम है, और ये पिछले साल के क्वार्टर से भी के मुकाबले कम होना ये एक अच्छी बात है। आगे की बात करते हैं उनके असेट क्वालिटी के बारे में, जो मैंने पेंडिंग रखा था कि ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए उनका रिस्पेक्टिवली 1.08% था ग्रोस एनपीए और 0.17% नेट एनपीए था। परंतु इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा केच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले ऑर्डर तक एनपीए डिक्लेयर करने का के ऊपर स्टे रखा है। अगला ऑर्डर उनका 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तब तक वो लोग एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते। परंतु बैंक ने ऑलरेडी अगर कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो उनका परफॉर्मा ग्रोस एनपीए 1.37% रहेगा और परफॉर्मा नेट एनपीए 0.35% रहेगा, जो इतना भी बड़ा नहीं है। तो असेट क्वालिटी अच्छी है। हाउएवर बैंक ने एक प्रिकॉशनरी बात बताई है कि स्लगिशनेस के कारण इनका आगे जाके एनपीए अगर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, जो एक थोड़ी नेगेटिव बात। तो अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के 2 सब्सिडरीज के बारे में। इनकी कुल 2 सब्सिडरीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड एचएसएल और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एचडीबी-एफएसएल। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो उनका इस क्वार्टर में प्रॉफिट 167.1 करोड़ रहा, जो सितंबर 19 के क्वार्टर में 91 करोड़ था। तो इनका परफॉर्मेंस इस बार अच्छा रहा है। जबकि एचडीबी फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करें तो उनका परफॉर्मेंस इस बार बहुत ही खराब रहा। करीबन 29 करोड़ ही रहा उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पिछले सितंबर 19 के क्वार्टर में 213 करोड़ के हिसाब से था। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट के रिजल्ट के बारे में। ये सब फिगर्स करोड़ में दिए हैं तो अपने लिए अच्छी बात है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार 5218.15 करोड़ रहा, जो जून क्वार्टर के हिसाब से तो बड़ा है, परंतु सितंबर 2019 के क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत गिरा है। और इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 282 करोड़ रहा, जो जून क्वार्टर के हिसाब से तो 4 गुना बढ़ चुका है, परंतु सितंबर 19 के क्वार्टर के हिसाब से बहुत कम है। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं उनके फाइनेंशियल रिजल्ट के हाइलाइट्स के बारे में। स्टैंडअलोन रिजल्ट के बारे में अगर देखने जाए तो रेवेन्यू जैसे कि बताया 5280 करोड़ रहा, जो YoY के हिसाब से 12.3% से गिर गया है। एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन करीबन 325 करोड़ रहा, जो 37% का डिक्लाइन है YoY बेसिस पर। पेट भी उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211 करोड़ रहा, जो YoY हिसाब से 36.9% का डिक्लाइन है। एक अच्छी बात है कि इन्होंने इस क्वार्टर में 6 नए स्टोर ऐड किए हैं, और ये 2 स्टोर है जो उन्होंने क्लोज करके फुल्ली कन्वर्ट कर दिए ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। हालांकि बड़े इन्वेस्टर को ये बात उनकी पसंद नहीं आई है, क्योंकि ऑपरेशनल स्टोर्स को बंद करके इन्होंने ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर बना दिया है। और वो जो 2 स्टोर जो उन्होंने क्लोज करके ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर के लिए कन्वर्ट किया है, वो एक तो मीरा रोड और कल्याण का स्टोर है, और डीमार्ट रेडी के लिए वो उसने कन्वर्ट किया है। डीमार्ट रेडी वही काम करता है कि वो ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर की तरह काम करता है, तो मेरे लिए तो ये एक अच्छी बात है। और कंपनी खुद बताती है कि आगे जाके वो मुंबई में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने वाले हैं, और ये आगे जाके पुणे में भी उनका ये डीमार्ट रेडी आगे बढ़ने वाला है, तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात रहेगी। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन के बारे में कि एचडीएफसी बैंक और डीमार्ट में आखिर करना क्या है। अगर किसी के पास एचडीएफसी बैंक है तो उनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, और गिरावट में उनको बाय करने के लिए भी सलाह दूंगा। बाय करने का रेंज
1100 से 1150 के बीच में रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। और डीमार्ट के अगर किसी के पास शेयर है तो उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1930 का रखने का बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद उसका थोड़ा चार्ट भी खराब हो जाता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी वो खराब रहेगा। और डीमार्ट को अभी मैं बाय करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हालांकि ये मेरी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेड लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह जरूर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना।